तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक है ये पूरे एथिक्स के सब्जेक्ट का, क्योंकि मैं थोड़ा बायस्ड हूँ इस टॉपिक की तरफ। या बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आपको ये हर आंसर में हेल्प करेगा। दिस टॉपिक विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी आंसर। ये टॉपिक सिर्फ ऐसा नहीं है, इस टॉपिक से स्पेसिफिक क्वेश्चन अब यूपीएससी ने पूछने कम कर दिए हैं कि अच्छा ये बता दो इस फिलोसोफर ने क्या बोला था, इस थिंकर ने क्या बोला था, पूछ लेता है। लेकिन अभी यूपीएससी का ज्यादा फोकस किस चीज पे हो गया है ना, अभी यूपीएससी का फोकस जिस चीज पे हो गया है वो है कि आप इनको कितना यूज कर सकते हो। जैसे मैं पहले दिन में बताया था कि द पेपर हैज बिकम मोर ऑफ एन एप्लीकेशन बेस्ड पेपर, राइट। तो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर में क्या होता है कि अच्छा ठीक है, आपने कुछ थ्योरी सीख ली, आप उनको अप्लाई कैसे कर रहे हो। हमें फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि ठीक है, ज्यादा हमें हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए प्लेटो हजारों साल पहले क्या बात कह के गए, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है इस बात से कि क्या हम उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब कर पा रहे हैं, क्या हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या हम उसको डिफिकल्ट सिचुएशंस में अप्लाई कर पा रहे हैं, इम्बाइब कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाट एथिक्स इज ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल अबाउट, कि आप इन थ्योरीज को समझें एंड देन यू सी कि हम उनको अप्लाई कितना कर पा रहे हैं। वो एप्लीकेशन आपका अलग अलग टॉपिक्स में आएगा, वो एप्लीकेशन आपका अलग अलग आंसर्स में आएगा। ओके, तो हियर विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, इंडिया के बाहर के, सब सब सब। तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज contribution contributions of moral thinkers, moral thinkers and philosophers from India and world, from India and world। ओके, ये आपका एक बेसिक सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई सब टॉपिक नहीं बताया, यूपीएससी ने कुछ नहीं कहा है। हर एक टॉपिक में आप देखेंगे कुछ कीवर्ड्स लिखे होते हैं, कुछ सब सब वर्ड्स लिखे होते हैं, इसमें से कुछ नहीं है, दिस इज इट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मॉरल थिंकर्स और फिलोसोफर्स, है ना। इसको आप एक ही ट्रीट करिए, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है हम थिंकर्स को अलग मान रहे हैं, फिलोसोफर्स को अलग मान रहे हैं। डोंट नीड टू डू दैट। बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोग एक पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल सिस्टम देके जाते हैं तो उनको फिलोसोफर्स बोल देते हैं। कुछ लोग सिर्फ स्पेसिफिकली मोरालिटी की बात और ये सब चीजें करके जाते हैं तो उनको सिर्फ मॉरल थिंकर बोल देते हैं। तो वैसे तो एवरी थिंकर इज अ फिलोसोफर, राइट, एंड यू कैन से वाइस वर्सा आल्सो, एवरी फिलोसोफर इज अ थिंकर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विल ट्रीट देम एज सेम थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। और हम भारत के कुछ पढ़ेंगे और बाहर के कुछ पढ़ेंगे। ओके, विल स्टार्ट विद वर्ल्ड मोस्ट प्रोबेबली टुडे एंड देन विल सी ग्रेजुअली कि किस तरीके से होता है। दिस पर्टिकुलर क्लास विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 क्लासेस टू वाइंड अप, क्योंकि मैं काफी डिटेल में कराऊंगा इसको, काफी अच्छे से कराऊंगा एंड विल डू इट टुगेदर। कोई इशू आ रहा है क्या? क्लास लिंक ओके, ठीक है। या तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे दैट विल हैव अ लुक एट। ओके, सो विल बिगिन विद वर्ल्ड वेस्टर्न थिंकर्स। वेस्टर्न थिंकर्स विल बिगिन विद, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो जब आप वेस्टर्न वेस्टर्न मॉरल थिंकर्स की बात करते हैं, वेस्टर्न थिंकर्स की बात करते हैं जब आप, ओके, तो इसमें 3 पीरियड्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द एंशिएंट पीरियड, अनदर वन इज द मिडाइवल पीरियड एंड लास्ट वन इज द कंटेम्पररी कंटेम्पररी वंस। इसमें यहाँ पे मतलब ऐसे करते हैं कुछ लोग, मॉडर्न और कंटेम्पररी अलग अलग कर लेते हैं, तो दैट्स ओके, दैट आल्सो वी कैन डू। इस तरीके से विल गो थ्रू इट। तो सबसे पहले जब हम एंशिएंट थिंकर्स पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा क्योंकि इसको स्लो लेके चलूंगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि आपको समझ में आना चाहिए। ओके, और इसमें क्या है, देखिए पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि इसमें आपको बहुत ऐसे डीप नहीं जाना है। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उनको समझने का ज्यादा फोकस करिएगा। ये नहीं कि अच्छा इसने ऐसा क्यों बोल दिया या फिर गलत बोल रहे हैं क्या। डोंट जज दीज थिंकर्स, है ना। ये दे वर दी मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स दैट हैव वर्कड ऑन दिस प्लैनेट। तो हम इनको जज करने के लिए नहीं है, जो कह के गए अपने हिसाब से कह के गए हैं। वी आर हियर टू लर्न कि वो क्या कह के गए हैं, तो आपको उसी पे अपना ज्यादा फोकस रखना है। ओके, तो एंशिएंट फिलोसफी की जब हम बात करेंगे, एंशिएंट वेस्टर्न थिंकर्स की जब हम बात करेंगे, तो मेनली विल टॉक अबाउट द ग्रीक ट्रिनिटी, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। दे कंबाइंड फॉर्म्स द ग्रीक ट्रिनिटी। द ग्रीक ट्रिनिटी, ग्रीक एंशिएंट ग्रीस में एक जगह थी एथेंस, तो मोस्टली दे विल, और ये सब लोग एथेनियंस थे। तो यहीं से आपकी वेस्टर्न दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में मॉरल फिलोसफी की थिंकिंग की शुरुआत हुई, आप ऐसा बोल सकते हैं। इनसे पहले भी थिंकर्स थे, ऐसा नहीं कि सोक्रेटिस वाज द फर्स्ट पर्सन टू थिंक, ऑब्वियसली नॉट। देयर वर थिंकर्स बिफोर सोक्रेटिस, हेराक्लाइटस वगैरह, नाम सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं। हेराक्लाइटस एक थिंकर थे, पाइथागोरस इसी टाइम के थिंकर थे, आप पढ़ते ना पाइथागोरस थ्योरम, वो भी इसी टाइम के कंटेम्परेरी थे इन लोगों के। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंकर्स, बट हम अपने सिलेबस को, मतलब हमारे लिए जो जरूरी है वो ग्रीक ट्रिनिटी जरूरी है, तो विल डू देम इन डिटेल। Then after that we'll turn on to medieval philosophy. We'll see some philosophers like Saint Augustine, Thomas Aquinas,
बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलेंगे इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को, ताकि आपको हर एक जगह पे समझ में आए, हर एक जगह पे आप अप्लाई कर पाए। ऑलराइट, विल आल्सो हैव अ लुक एट मॉडर्न में रेने डेकार्ट, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, रेने डेकार्ट। we'll also look at Thomas Hobbes, Thomas Aquinas. We'll also have a look at Thomas Hobbes. We'll also have a look at Rousseau की एक कोट मैंने एक दिन पढ़ाई थी, आप लोगों को याद होगा, बड़ी फेमस। तो we'll have a look at Hobbes, we'll have a look at Rousseau, we'll have a look at John Locke, we'll have a look at Voltaire, then we'll have a look at Kant. Again, a bulwark in modern philosophy. पहले भी मैंने कांट के बारे में डियोंटोलॉजिकल एथिक्स वगैरह पढ़ाए हैं। We'll again have a look here. Then we'll have a look at Bentham and Mill. We'll have a look at them together. Jeremy Bentham and John Stuart Mill. Okay, फिर कुछ कंटेम्प्रेरी मतलब आपके इसी जब प्रीवियस सेंचुरी वाले लोग हो जाएंगे, तो here we'll have a look at Sartre. We'll have a look at Annie Rand की हो सकता है आपने पढ़ी हो बुक, एक बहुत फेमस बुक है इनकी, Fountainhead, like one of my most favorite books of all time, Fountainhead. Then we'll have a look at Rawls, John Rawls, and we'll also have a look at Amartya Sen, but ठीक है वो हम बाद में. So these will be the thinkers that we'll go through. Clear है सबको? मैं आपको सिर्फ एक वो बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम किस तरीके से चलेंगे। तो एंशिएंट में we'll have a look at the Greek Trinity, Socrates, Plato, Aristotle. Then medieval में we'll look at two thinkers, not very important, Saint Augustine and Thomas Aquinas. Then modern में we'll come to some important thinkers. First one is René Descartes, second is Thomas Hobbes, third is Rousseau, fourth is John Locke, fifth is Voltaire, sixth is Kant, seventh is Bentham and Mill. Then contemporary में we'll look at John Rawls, Sartre, Jean-Paul Sartre and Annie Rand. These are the Western thinkers that we'll be looking at. मेरे को कुछ और thinkers भी इसमें ऐड कराने होंगे तो मैं करा दूंगा. That is not an issue. अगर मेरे को सपोज करिए कियरकेगार्ड पढ़ाना है या हाइडेगर पढ़ाना है तो I'll do that. You don't need to worry about it. जैसे मैं एक जगह स्पिनोजा पढ़ाऊंगा तो वो बीच में उनके रेफरेंसेस देता रहूंगा। तो विल कवर अ लॉट ऑफ थिंकर्स ताकि आपको लास्ट में कंटेंट की कमी ना लगे बिल्कुल भी। जैसे हम एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं ना, जिस वाइड डायमेंशन से एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं उसी वाइड डायमेंशन से हम थिंकर्स कवर करेंगे। ओके, आर वी रेडी टू स्टार्ट? आर वी रेडी टू बिगिन? पेशेंस से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग क्लास। और ओके, सो विल बिगिन विद एंशिएंट वेस्टर्न फिलॉसफी। तो हम ग्रीस चलते हैं एक बार, लगभग 470 बीसी या 400 बीसी 470 बीसी के आसपास चलते हैं, ठीक है, ग्रीस में। तो एक जगह थी यहाँ पे एथेंस। अब इस टाइम पे क्या होता था ना कि एक अथॉरिटी कोई बन गई, वो अथॉरिटी क्या करती थी, सब चीजों पे अपने हिसाब से चलाती थी। जो रिलीजन एक अथॉरिटी यहाँ पे बन गई थी वो हर एक चीज को अपने हिसाब से कमांड करती थी। ये बोल दिया तो यही है, ये बोल दिया तो यही करना है, इसके अगेंस्ट आपने कुछ भी किया तो वो, जैसे मान लीजिए बस गद्दारी है ना, ब्लास्फेमी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बस वो गद्दारी है। तो रिलीजन इतना ज्यादा कंट्रोल करता था लोगों की जिंदगी को, लोगों की जिंदगी सोच नहीं पाते थे लोग। दे वर नॉट एबल टू क्वेश्चन, दे वर नॉट एबल टू थिंक। आपको बोल दिया कि आपको ये वाला पानी पीना, आपको ये वाला पानी पीना, आप ये नहीं पूछते कि नहीं ये नहीं, मैं ये क्यों नहीं पी सकता। आपको बोल दिया कि ये करने से इतना पैसा आप हमें दो तो आपको पुण्य मिलेगा, आप ये नहीं पूछोगे कि अच्छा क्यों हो रहा है। नथिंग, यू कैन नॉट क्वेश्चन करा तो सीधा ब्लास्फेमी लगी, खत्म, डेथ। राइट, इस तरीके का माहौल था एथेंस में। और एथेंस, प्लीज मिस्टेक मत करिएगा, इट वाज हाईली डेवलप्ड, सब कुछ था वहां पे। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल सिटीज ऑफ इट्स टाइम। ऐसे टाइम पे एक इंसान आता है सामने जिनका नाम है सोक्रेटिस। ओके, सोक्रेटिस। और ये आके सबसे पहली बार ऐसे पूछता है कि यार जो ये तरीका चल रहा है तो ठीक नहीं लग रहा, कि मतलब तुमने सेटअप कर दिया, कुछ नॉर्म सेटअप कर दिए, कुछ चीजें बता दी और हम उसी के हिसाब से चलते जा रहे हैं, ये तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। क्यों मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता तुम्हारे तरीकों पे? क्यों मैं ये नहीं पूछ सकता कि मुझे ऐसे करने को बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है? सोक्रेटिस की इंपॉर्टेंस किस बात में लाई करती है ना, इस बात में नहीं कि ही वाज द फर्स्ट टू थिंक। सोक्रेटिस से पहले भी रिलीजन के ऊपर, साइंसेस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात करी है, फिजिक्स के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात करी है। what he began with was morality। यार ये सब चीजें तो ठीक है, ये सब चीजें चलती रहेंगी, होती रहेंगी, इसका बताओ ये क्या है। फिजिक्स पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि ठीक है यूनिवर्स कैसे आया, सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ, सब ठीक है, इसका बताओ
व्हाट अबाउट मोरालिटी, व्हाट इज अ गुड एक्शन, व्हाट इज अ गुड लाइफ, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स दिखने चाहिए ना, कुछ सोसाइटी का कुछ भला होना चाहिए ना। ओके, तो इससे पहले बेसिकली क्या था, सोक्रेटिस के इस मोरालिटी के कॉन्सेप्ट से पहले क्या था, इस मोरालिटी के एथिक्स से पहले क्या था, कि जितना भी पूरा का पूरा आपका एथिकल सिस्टम है, जो एथिकल सिस्टम प्रिवेल करता था, इट वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स। जैसे कि मैंने बताया, बेस्ड ऑन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स। सोक्रेटिस के आने के बाद ये चीज चेंज हुई। सोक्रेटिस ने क्या बोला कि नहीं, ये तो गलत है, इट शुड नॉट बी जस्ट बेस्ड ऑन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन रीजन। आपके रीजनिंग पे बेस्ड होना चाहिए ये। अगर कोई चीज आपके रीजनिंग को सेटिस्फाई कर रही है तो वो ठीक है। किसी रिलीजन के बोल देने से, किसी रिलीजन डॉक्ट्रिन के बोल देने से कोई चीज सही या गलत नहीं हो जाती। यू पास एवरी जजमेंट, यू पास एवरीथिंग थ्रू योर, थ्रू द लाइंस ऑफ रीजन, और उसके बाद अगर वो सही निकल के आती है, देन यू कैन टेक इट एज मॉरल। ओके, तो जिस साइड या फिर जिस तरह के एथिक्स को सोक्रेटिस प्रीच करते थे, उसको बोलते थे वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स। ओके, इसीलिए इन लोगों को क्या बोला जाता है, वर्च्यू एथिसिस्ट भी बोला जाता है। तो ही वाज अ वर्च्यू एथिसिस्ट। तो ये इसका क्या मतलब होता है वर्च्यू एथिक्स का? बेसिकली एनीवन हु सेज दैट morally right actions, morally right actions exemplify the virtues, the virtues। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आप एक मॉरली सही काम कर रहे हैं, अगर आप एक मॉरली सही काम कर रहे हैं, मॉरली राइट एक्शन ले रहे हैं, तो वर्च्यूज में बढ़ोतरी होगी। ऐसे अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो आपका वर्च्यूज डाउन जाएगा। ओके, तो सोक्रेटिस के हिसाब से देयर आर अ लॉट ऑफ वर्च्यूज, बट द वर्च्यूज एट द टॉप मोस्ट लेवल वाज नॉलेज। नॉलेज। अब इसका 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 मतलब समझिए यहाँ पे क्या हो गया, कि नॉलेज एज अ वर्च्यू का मीनिंग समझिए क्या है। सोक्रेटिस क्या बोलते थे, कि जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज है, उतना ज्यादा वर्चुअस आप हो जाएंगे। जितनी ज्यादा नॉलेज है, उतना ज्यादा क्या हो जाएंगे, वर्चुअस हो जाएंगे। एज मच एज यू हैव नॉलेज यू आर वर्चुअस। तो अब देखिए यहां से क्या डिराइव हुआ, कि अगर आप नॉन वर्चुअस कोई एक्शन कर रहे हैं, फिर नॉन मॉरल इमोरल कोई एक्शन कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, कि आपके पास उस चीज की सही नॉलेज नहीं है। सोक्रेटिस इतना ज्यादा बिलीव करते थे इस चीज में, वो बोलते थे कि अगर आपको पता है सही नॉलेज क्या है, सही चीज क्या है, तो आप गलत काम नहीं करोगे। अगर आप कोई गलत काम करते हो, कोई इमोरल काम करते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। ओके, तो क्या हो रहा है बेसिकली, नॉलेज is equal to virtue, and this is leading to an ethical conduct. ओके, अगर आप वर्चुअस हैं तो इसलिए क्योंकि आपके पास उसकी नॉलेज है, फिर उल्टा बोल लीजिए, अगर आपके पास नॉलेज है सही, तो आप वर्चुअस हैं। और ये दिखता कैसे है, ये फिर आपके एथिकल कंडक्ट में दिख जाएगा। अगर आपके कंडक्ट में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें लैकिंग है। ऑलराइट, तो ये जो नॉलेज है ऑफ व्हाट इज गुड या फिर व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड या फिर व्हाट इज राइट, ये जो नॉलेज है सोक्रेटिस के हिसाब से, इसी को एनलाइटेंड स्टेट कहते हैं। एनलाइटेंड हो जाना। जैसे हमारे यहाँ पे चलता है ना, मोक्ष प्राप्ति हो गई, है ना, चीजें समझ में आ गई, चीजें पता चल गई कि क्या क्या है। राइट, तो इनके हिसाब से भी जब आप ये समझ जाएंगे कि व्हाट इज गुड या व्हाट इज राइट, व्हाट एथिकल कंडक्ट इज गुड, व्हाट एथिकल कंडक्ट इज राइट, तो आप उस एनलाइटेंड स्टेट में पहुंच जाएंगे। अब ये क्या कैसे जाए, ठीक है, आपने बोल दिया कि वर्चुअस हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, बट हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू गेट इट डन? तो इसके लिए सोक्रेटिस एक बहुत सिंपल सी बात कहते थे, एग्जामाइन। बस इतना ही, एग्जामाइन। एग्जामाइन करिए। आप जिस चीज में विश्वास करते आए हैं, आप जिस चीज को मानते आए हैं, आपको किसी रिलीजन ने कुछ सिखा दिया, आपने सीख लिया, आप जिस तरीके की जिंदगी जीते आए हैं, जिस तरीके का कंडक्ट करते आए हैं, आप जिन चीजों को सही गलत मानते आए हैं, हर चीज को क्या करिए, एग्जामाइन करिए। एग्जामाइन कैसे करेंगे, रीजन के बेसिस पे एग्जामाइन करेंगे अपने। और अगर ये आपका टेस्ट पास कर जाता है, तो इसका मतलब ये चीज फिर सही है, या गलत है। ओके, तो जैसे दो तीन कोट्स यहाँ पे सोक्रेटिस की जो बिल्कुल इस चीज को समझाती हैं। इफ यू कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन, कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन who you are as a moral agent, as a moral agent in relation to others,
You are on the right path. चाहते तो इसको भी रहने दे सकते हैं, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट, इफ यू कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन हु सॉरी इफ यू कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन हु यू आर एज अ मॉरल एजेंट, यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये एग्जामाइन करते रहेंगे कि आप किन चीजों के लिए, हु यू आर का क्या मीनिंग हुआ, है ना? एक इंसान कौन हो, क्या होता है, एक एथिकल एजेंट कौन होता है? एक इंसान क्या होता है? इट इज एवरीथिंग दैट अ पर्सन डज, एवरीथिंग दैट अ पर्सन थिंक्स, एवरीथिंग दैट अ पर्सन नोज, एवरीथिंग दैट अ पर्सन बिलीव्स इन। अगर आप उन चीजों को कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन करते रहेंगे तो यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, इसी के लिए सोक्रेटिस ने एक बहुत फेमस लाइन दी, यूपीएससी पूछता भी रहता है ऑफन, एन अनएग्जामाइंड लाइफ is not worth living, is not worth living। अगर आपकी लाइफ एग्जामिन्ड नहीं है, अगर आप एग्जामिनेशन नहीं कर रहे चीजों का, अगर आप क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते खुद का, अपनी जिंदगी का, जिन चीजों में आप मान्यता रखते हैं उनका, जो काम आप करते हैं उसका, तो आपकी जिंदगी जीने लायक ही नहीं है। एंड एग्जामिनेशन कम्स फ्रॉम रीजन, राइट? तो कैसी होनी चाहिए लाइफ? रीजन बेस्ड। अ गुड लाइफ विल बी अ लाइफ बेस्ड ऑन रीजन। अब जब सोक्रेटिस ने ये सब बातें कही, ये सब चीजें हो गई, तो क्या किया एथेंस की कोर्ट ने, एथेंस के जो हायर अथॉरिटीज थी उन लोगों ने क्या किया कि सोक्रेटिस को बुलाया और बोला कि तुमने देखो गलत किया है, तुम्हें सब नहीं बोलना चाहिए था, तुम क्वेश्चन वोश्चन करना नहीं सिखा सकते, ये सब चीजें ठीक नहीं है, हम तुम्हारे खिलाफ सजा का प्रावधान रखते हैं। तो अभी ये जब बात आई तो हंगामा हो गया एथेंस में, क्योंकि सोक्रेटिस के इस पढ़ाने के तरीके से, इस बताने के तरीके से, इस बात करने के तरीके से यूथ हाईली इंस्पायर्ड था, हाईली इंस्पायर्ड। मतलब ऐसा होता था कि जहां सोक्रेटिस बैठ गए 2 घंटे पूरी ऐसे भर गया मार्केट, सब काम ठप, सब यूथ वहीं बैठ के सुन रहे हैं क्या बोल रहे हो। सच वॉज हिज ऑरेटरी स्किल्स। तो जैसे ये सुना कि नहीं सोक्रेटिस को अरेस्ट कर लिया, उनका ट्रायल होने वाला है, आक्रोश आ गया जनता में कि ये क्या तरीका होता है। तो इस पे फिर क्या किया, जो एथेंस की कोर्ट थी, जो एथेंस के हायर अथॉरिटीज थी, उन्होंने सोक्रेटिस को बोला देखो चुपचाप माफी मांग लो, यहाँ पूरे में दंगा वंगा हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी, आओ यहाँ पे चुपचाप आके माफी मांग लो। सोक्रेटिस ने बोला पर माफी मांगो किस बात की? कहते कि तुमने ब्लास्फेमी की है तो माफी मांग लो, तुम बोल दो कि नहीं जो हम बोलते हैं, जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन बोलते हैं वही मानना चाहिए। सोक्रेटिस ने बोला ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा, दिस विल नॉट हैपन। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कौन सा, क्या सबसे बड़ा इंटीग्रिटी अगर कोई इंसान दिखा सकता है तो यही है। हर चीज में इंसान इंटीग्रिटी शो कर सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिज और ओन लाइफ, तब हम कहीं ना कहीं उस इंटीग्रिटी को लूज कर जाते हैं। द करेज ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, द करेज ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ टू द वंस इन पावर, करेज ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, यही तो चीज है आज जो लैक कर रही है। कि कोई पावर में है तो आप उसके सामने सच नहीं बोल पा रहे हैं, मीडिया सच नहीं बोल रहा है, लोग सच नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड वाइड जो लोग सच बोल रहे हैं उनको दबाने की कोशिश करी जा रही है, राइट? और इसके बाद क्या हुआ, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। हेमलॉक नाम का एक जहर होता था उस टाइम पे, एक ड्रिंक बनाया जाता था, उसको पीते ही पीपल यूज्ड टू डाई। अब देखिए यहाँ पे खत्म नहीं होती सोक्रेटिस की कहानी। सोक्रेटिस, मैंने बताया इतना ज्यादा यूथ बिल्कुल हाईली अट्रैक्टेड, तो जैसे ही सुना एकदम सब में वो हो गया कि अरे ऐसे कैसे कर दोगे, ये कैसे कर दोगे, वो कैसे कर दोगे, एक से एक रिच लोग, एक से एक नोबल मैन के बेटे बच्चे खड़े हो गए कि नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि सोक्रेटिस को जेल से निकालेंगे, बहुत पैसा अपने पास, किसी और सिटी में जाके रहेंगे। उन्होंने रात को ऐसे गार्ड्स को ब्राइब किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, और वो आ गए अंदर, जेल में आ गए। सोक्रेटिस को देखा एकदम बड़ी मुद्रा में बैठे, शांत मुद्रा में, पूछा कि, बोला कि चलिए निकलिए यहां से। अब सोचिए आप, मरने के 5-10 मिनट बचे हो और कोई इंसान मना कर दे, मना कर दिया कि डेथ से क्यों डरना, डेथ इज नथिंग बट जस्ट रिलीज ऑफ द सोल फ्रॉम द बॉडी, रिलीज ऑफ द सोल फ्रॉम द बॉडी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
दैट बस इतना ही है, डेथ इज जस्ट दिस, रिलीज ऑफ सोल फ्रॉम द बॉडी। मेरे प्रिंसिपल्स पे नहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर आप मर जाएंगे तो आप इन प्रिंसिपल्स को दूसरों को समझा नहीं पाएंगे, इनको जी नहीं पाएंगे। आपकी मृत्यु से तो आप उनको उनको बड़ा साबित कर रहे हैं ना, उनको सही साबित कर जाएंगे। क्वेश्चन करना भी तो सोक्रेटिस ने सिखाया था, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं सोक्रेटिस से। सोक्रेटिस ने बोला मेरे पर्सनल बिलीव्स एक तरफ हैं, लेकिन मैं आज भी एथेंस का एक लॉयल सिटीजन हूं जो उसके कानूनों से अबाइड करता है। तो अगर किसी कानून ने मुझे मृत्युदंड सुनाया है तो उसका मेरा मानना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों का स्टेट पे से, लोगों का अथॉरिटी पे से, लोगों का लॉज पे से विश्वास उठ जाएगा, और वो मैं नहीं होने दे सकता। एंड ही गेव हिज लास्ट लेसन एंड टुक हेमलॉक एंड ड्रैंक इट एंड पास्ड अवे। आज तक लोग, आज तक आप हिसाब लगा लीजिए कितनी पुरानी बात है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, आज तक सोक्रेटिस जैसा शायद ही कोई दूसरा प्लेनेट पे वॉक किया है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आई स्टिल रिमेंबर, स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि जितनी टेक्नोलॉजी मेरे पास है मैं सारी की सारी ट्रेड कर सकता हूं, मेरे मेरे को बस एक आफ्टरनून सोक्रेटिस के साथ बैठा दो। सच वॉज द स्टैचर ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, सच वॉज हिज स्टैचर, राइट। तो क्या क्या हमने सीखा, सोक्रेटिस ने क्या सिखाया? इट इज इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट टू एग्जामाइन व्हाट यू नो, it is important to question the authority, it is important to follow your reason, it is important to live a life worth examination. ओके, नॉलेज है ना, नॉलेज एक्वायर करिए, और नॉलेज कैसी होनी चाहिए? सही तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। Socrates was concerned with ethics. What is goodness? What is justice? What is a good life? ओके, क्लियर है सबको? थोड़ा क्लियर है सोक्रेटिस कौन थे, क्या था? गॉट इट? अरे फिलोसफी बोरिंग है, पर इतना भी तो नहीं ना कि सो जाओ, सो गए क्या? ओह नहीं सोए, ठीक है। हम्म, हाँ ये चैप्टर मतलब लोगों को सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है कि क्या थिंकर्स पढ़ा रहे हैं, क्या फिलोसोफर्स पढ़ा रहे हैं। सबसे सबसे कम अटेंडेंस होती है क्लासेस में, और सबसे ज्यादा लोग सोते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के टाइम पे। ऑलराइट, तो ये थे आपके सोक्रेटिस। अब सोक्रेटिस का क्या है ना कि वो कुछ भी लिख के नहीं गए, कुछ नहीं लिखा उन्होंने, एक पेज नहीं लिखा। एवरीथिंग दैट वी नो अबाउट सोक्रेटिस वी नो थ्रू हिज मोस्ट 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 गिफ्टेड स्टूडेंट प्लेटो। तो प्लेटो का देखिए क्या सीन है कि बुक लिखते हैं, एक बुक लिखी कोई भी, और उसमें सोक्रेटिस इज द लीड कैरेक्टर, और फिर बाकी लोग हैं जिनके साथ सोक्रेटिस का वाद विवाद हो रहा है। तो इन बुक्स के थ्रू हम सोक्रेटिस को जानते हैं। सोक्रेटिस ने डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा, आज तक कुछ नहीं लिख के गए थे सोक्रेटिस। एवरीथिंग दैट वी नो अबाउट सोक्रेटिस वी नो फ्रॉम प्लेटो, प्लेटोज राइटिंग्स। एक फिलोसोफर है, एक थिंकर है, एन व्हाइटहेड, हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि प्लेटो क्या थे। एन व्हाइटहेड, इन्होंने एक लाइन बोली थी, द एंटायर वेस्टर्न फिलोसफी, द एंटायर वेस्टर्न फिलोसफी is nothing but a footnote of Plato. The entire Western philosophy, पूरी की पूरी हजारों हजारों सालों की वेस्टर्न फिलोसफी is nothing but footnote of Plato. सोचिए कितना कितना बड़ा स्टेटमेंट है। ओके, तो ये है प्लेटो का स्टैचर। क्या मीनिंग है इसका? फुटनोट टू प्लेटो, फुटनोट टू प्लेटो, शायद टू ऑफ है सब उसका। इसका इसका पूरे का स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? व्हाट डज एन व्हाइटहेड मीन टू से हियर इज कि जितने भी लोग हैं, जितने भी थिंकर, जितने भी फिलोसोफर्स आज तक आए हैं, एक भी फिलोसोफर ऐसा नहीं हो सकता जो प्लेटो से इन्फ्लुएंस ना हो। एक एक बहुत ही फेमस बात चलती है कि इधर यू कैन बी प्लेटोनिक और यू कैन बी एंटी प्लेटोनिक।
यू कैन नॉट बी ए प्लेटोनिक, यू कैन नेवर बी ए प्लेटोनिक। अगर आप थिंकर्स पढ़ रहे हैं, अगर आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं, अगर आप मोरालिटी पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं दुनिया में, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो इधर यू विल बी प्लेटोनिक और यू विल बी एंटी प्लेटोनिक। या तो आप प्लेटो से एग्री करेंगे या तो डिसएग्री करेंगे, आप ए प्लेटोनिक नहीं हो पाएंगे कभी भी जिंदगी में। दिस वाज द लेवल ऑफ, दिस वाज द लेवल दैट प्लेटो ऑपरेटेड एट। मतलब हिसाब नहीं है इन लोगों का, इतनी 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 मोटी वॉल्यूम्स हैं जो लोग लिख के गए हैं, इतनी इतनी सारी वॉल्यूम्स हैं, हर एक वॉल्यूम में थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं, इतना लिटरेचर लिख के गए हैं कि बस आज तक लोग उन्हीं लिटरेचर्स पे जो हजारों हजारों साल पहले लिखे गए, उन्हीं लिटरेचर्स पे आज तक लोग पीएचडी कर रहे हैं। आज तक लोग पीएचडी कर रहे हैं उन लिटरेचर्स में से, कोई पॉइंट उठाते हैं उसमें पीएचडी हो जाती है लोगों की। खैर, तो जैसे मतलब एक अपॉलजी करके एक बुक लिखी, डायलॉग बोलते थे इसको, अपॉलजी करके एक बुक लिखी, तो इसमें वही जो सोक्रेटिस का कोर्ट रूम पूरा सीन है और जो एंड डेथ सीन है पूरा का पूरा वो डिस्क्राइब्ड है। ऐसे मीनो करके एक बुक लिखी थी, तो उसमें एक सर्वेंट, एक स्लेव बॉय था। ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझाता हूँ, अनएग्जामाइंड लाइफ का एक और मीनिंग समझ में आएगा। सोक्रेटिस क्या करते थे कि क्वेश्चनिंग की पावर को दर्शाते थे कि क्वेश्चनिंग से क्या होता है, कितनी कितनी हाई पावर है क्वेश्चनिंग में। तो वो क्या करते थे कि ऐसे सभा सभा में सब बैठ गए, उसमें से फिर जो सबसे ज्यादा इलिटरेट, बिल्कुल नॉन पढ़ा लिखा ऐसा कोई होता था, उसको बुलाते थे। तो वंस ही कॉल्ड अपॉन अ बॉय नेम्ड मीनो, बोला कि हाँ हो, पूछा इनसे कि कौन हो, तो इसने बताया कि मैं एक स्लेव बॉय हूँ, मैं एक स्लेव बॉय हूँ, माय फादर वाज अ स्लेव, माय ग्रैंडफादर वाज अ स्लेव एंड नाउ आई एम अ स्लेव। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल और नॉलेज और फॉर्मल लर्निंग इससे तो कोई मतलब पता ही नहीं है, इसका तो क्या मीनिंग होता है सपने में भी नहीं पता, अल्फाबेट्स नहीं पता, कुछ नहीं पता। राइट देन एंड देयर एंटायर जनता के सामने सोक्रेटिस स्टार्टेड टॉकिंग टू दिस बॉय, है ना, इससे छोटे छोटे लिटिल लिटिल क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। थोड़ी देर की कॉन्वर्सेशन, जस्ट थोड़े थोड़े टाइम की कॉन्वर्सेशन के बाद, this slave boy who had no idea of any formal learning, anything of any kind, recited the Pythagoras theorem. And many other such things. अब बताइए आप किस लेवल का मैजिक है? नहीं, this is the art of questioning. This is the art of questioning. ओके, यही एक बुक में प्लेटो ने लिखा, फिर कोई और बुक में, फिर ऐसे रिपब्लिक एक बुक है। तो प्लेटो ने पता हर एक फील्ड में बुक लिखी है, हर एक फील्ड में बुक लिखी है प्लेटो ने। ओके, तो विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट प्लेटो नाउ। हाँ हाँ, वही वही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगेन वही सब चीजें, ग्रीक फिलोसोफर है, सोक्रेटिस के डिसाइपल हैं, जितने में सब कुछ लिखा है डायलॉग के फॉर्म में लिखा है, हर एक में सोक्रेटिस आते ही हैं, और मतलब ऐसे मेन कैरेक्टर के थ्रू। अगेन वर्च्यू बेस्ड एथिक्स, सेम सोक्रेटिस वाला वर्च्यू बेस्ड एथिक्स, जो सोक्रेटिस वाला था वही इनका था। तो इनके हिसाब से क्या सीन था कि, लिखवा देता हूं, एथिक्स कम्स डाउन टू टू बेसिक थिंग्स, टू बेसिक थिंग्स। वन इज द यूडेमोनिया, यूडेमोनिया, एंड अदर वन इज द आर्टे, आर्टे जो भी बोलेंगे इसको, मतलब ये अभी इंग्लिश वर्ड्स नहीं है, ठीक है। यूडेमोनिया का मीनिंग अभी ऐसे आप ट्रांसलेशन में देखेंगे तो क्या बन सकता है, वेल बीइंग। ओके, और इसका समथिंग एक्स्ट्रा, इस पे खैर भी आएंगे, एक्सीलेंस बोल सकते हैं इसका, एक्सीलेंस। तो प्लेटो के हिसाब से पूरे के पूरे एथिक्स जो है वो लास्ट में आके दो बेसिक बातों में बच जाता है, एक है यूडेमोनिया और एक है आर्टे। इनका क्या मीनिंग है? प्लेटो ने बताया कि यूडेमोनिया या फिर वेलबींग अगर हम उसकी बात करें, कि जो कोई भी एक आइडियल इंसान है, कोई भी एक इंसान, he'll try to अचीव or strive for यूडेमोनिया। वर्च्यू बेस्ड एथिक्स में बेसिकली क्या था, जब हमने पीछे भी पढ़ा, तो आप वर्च्युअस होने की कोशिश करते हैं, है ना। हैप्पीनेस या वेलबींग जो है वो आपका वर्च्यू बेस्ड एथिक्स में है, वो आपका वर्च्युअस होने में है। तो अगर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ऐसे वी कैन थिंक ऐसे कि हैप्पीनेस या वेलबींग इज द हाईएस्ट एम, is the highest aim of moral thought and conduct, of moral thought and conduct, and the virtues are the skills, and the virtues are the skills, and the virtues are the skills needed to attain it.
समझिए इस लाइन को, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या बोल रहे हैं, हैप्पीनेस या वेलबींग जो है वो हाईएस्ट एम है, ठीक है। हैप्पीनेस या वेलबींग हाईएस्ट एम है। वेलबींग क्या हो गया, यूडेमोनिया। तो यूडेमोनिया क्या है, हाईएस्ट एम है। दिस इज समथिंग दैट वी स्ट्राइव फॉर, दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू अचीव, दिस इज समथिंग दैट वी ट्राई टू गेट इन आवर लाइफ, राइट। तो एक आइडियल इंसान कौन हो जाएगा, एन आइडियल पर्सन कौन होगा, जिसने अचीव कर लिया, है ना, समवन हु possesses eudaimonia, वो एक आइडियल इंसान हो जाएगा। तो हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट एम ऑफ मॉरल थॉट एंड कॉन्डक्ट, है ना। आपका क्या थिंकिंग किस तरीके की होनी चाहिए, आपका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, उसका हाईएस्ट एम वेलबींग है, यूडेमोनिया है, हैप्पीनेस है। तो ये मिलेगा कैसे आपको, वर्च्यूज से। वर्च्यूज आर द स्किल्स नीडेड टू अटेन इट, राइट। समझ आ रहा है, वर्च्यूज, क्या आएगा, मॉरल थॉट, मॉरल थॉट से क्या आएगा, मॉरल कंडक्ट, और मॉरल कंडक्ट से क्या आएगा, वेलबींग या फिर यूडेमोनिया। ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, क्लियर है, ये है बेसिक बात। व्हाट इज वेलबींग, देखिए हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस क्या है, हाउ डू यू डिफाइन हैप्पीनेस, कैन यू गिव अ डेफिनेशन कि अच्छा नहीं दिस इज बीइंग हैप्पी। जैसे सोक्रेटिस के लिए ऐसा हो गया कि नॉलेज आपने गेन कर ली, है ना, द नॉलेज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर अगर आपने गेन कर लिया तो आप फिर खुशी खुश रहोगे। नहीं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर नहीं, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि आपका कोई डिजायर था वो फुलफिल हो गया, उसके बाद भी तो फिर दुखी रहते हैं। बुद्धा ने तो बोला था कि डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स, डिजायर तो सफरिंग्स लेके आता है। हैप्पीनेस बेसिकली हर इंसान के लिए एक पर्टिकुलर फीलिंग है, एक पर्टिकुलर चीज है, एक तरीके की फीलिंग है हर इंसान के लिए, लेकिन उसको अचीव कैसे करना है, हाउ डू यू एम फॉर इट, हाउ डू यू अचीव इट। वेलबींग और यूडेमोनिया इज हैप्पीनेस, वेलबींग और यूडेमोनिया इज द हाईएस्ट एम। कुछ लोग इसको सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको एनलाइटनमेंट बोल सकते हैं, वो सबका अपना है। जैसे इन लोगों के लिए तो क्या हो जाएगा, इट विल बी एन एनलाइटेंड स्टेट, एनलाइटेंड स्टेट में चले जाना विल बी ट्रू हैप्पीनेस। वहां पे आपको समझ आएगा कि जो भी डिजायर आप कर रहे थे, जो भी चीजें आप कर रहे थे, सब तो फेक था, सब तो सिर्फ वर्ल्डली था। आप कभी भी चीज देखिएगा, ज्यादातर आप जब भी ऐसे बुद्धा की या किसी भी ऐसे जो एनलाइटेंड हो गए, तो उनके चेहरे पे ना बहुत छोटी सी स्माइल दिखेगी हमेशा, आपको बहुत बहुत मंद सी मुस्कान दिखेगी। आपने महाभारत रामायण अगर इनके एपिसोड्स भी देखे होंगे तो भी आप देखेंगे कि उसमें हमेशा एक स्माइल वो मेंटेन करके रखता है, राइट। तो ये है बेसिकली कि हाँ एनलाइटेंड स्टेट में अभी आ गए, तो दे हैव दैट नोशन कि अच्छा नहीं ठीक है, दिस इज द हैप्पीएस्ट स्टेट टू बी इन। तो इन लोगों के लिए तो क्या है, बीइंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट इज बीइंग हैप्पी, बीइंग इन द स्टेट ऑफ ब्लिस, बीइंग इन द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट इज अचीविंग यूडेमोनिया। ओके, एंड हाउ डू वन अचीव यूडेमोनिया, उसके लिए प्लेटो ने जो दिया वही आर्ट रे, राइट। तो अगर आप आर्ट रे पजेस करते हैं, आर्ट रे मीनिंग एक्सेलेंस, है ना, कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उससे हटके कुछ, उससे बेटर कुछ, समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा। ये समथिंग एक्स्ट्रा क्या है, वर्च्यूज है ऑब्वियसली। अगर आप इन वर्च्यूज को अटेन कर लेते हैं, वर्च्यूज को समझ लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी कर लेते हैं, देन यू हैव दैट समथिंग एक्स्ट्रा इन योर सोल, इन योर एक्शंस, इन एवरीथिंग इन यू। तभी आप एक्सीलेंस की तरफ बढ़ पाएंगे, और जैसे आप एक्सीलेंस अचीव कर पाएंगे, आपने एक बार एक्सीलेंस अचीव कर ली, तो फिर हर चीज आपकी, हर एक्शन आपके इसी तरीके का होगा कि वो हैप्पीनेस जनरेट करेगा, आपको यूडेमोनिया की स्थिति तक लेके जाएगा, राइट। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो दिस इज लाइक सेइंग कि जैसे मान लीजिए बुद्ध या फिर सिद्धार्थ गौतम, है ना, सिद्धार्थ ने जब अपना घर छोड़ा तो ही वांटेड टू अटेन दैट स्पेसिफिक स्टेट, सम आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट ही हैड। तो वो हर जगह घूमे भटके सब कुछ हुआ, ही वाजंट गेटिंग द आंसर्स। अल्टीमेटली ही वेंट एंड सैट अंडर अ ट्री। तो देखिए सीधा बुद्धाहुड नहीं आ गया, पहले ज्ञान आया। इस ज्ञान से जब चीजें समझ आई तो आपको वो स्टेट अचीव हुई। इस तरीके से कंपेयर करके देखिए, है ना, पहले आप यहां पहुंचेंगे फिर आप यहां पहुंचेंगे।
राइट। और एक आइडियल इंसान ही यहाँ मतलब ये पूरा का पूरा जर्नी तय कर पाएगा। हर एक इंसान इसके लिए स्ट्राइव तो कर रहा है, लेकिन ये मिलना सबके बस की बात नहीं है, ये पोजेस करना सबके बस की बात नहीं है, ताकि द यूडेमोनिया ऑफ द हाईएस्ट स्टेट आपको मिल सके। भाई खुश तो आप और मैं भी हैं, लेकिन क्या आप और मैं बुद्ध हैं? नहीं ना। वही वाली बात है कि अचीव तो स्ट्राइव तो हम लोग भी कर रहे हैं, हमें भी लग रहा है रैंक आ जाएगी, रैंक बना जाएगा, सब कुछ आ जाएगा तो अल्टीमेट हैप्पीनेस हो जाएगी, बट नहीं है ना वैसा। रैंक निकालने के बाद लोग सुसाइड कर लेते हैं, बाकी तो छोड़िए। क्यों करते हैं इतना करप्शन रैंक निकालने के बाद, फिर रात को नींद की गोलियां लेके सोते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। The point is that you try to strive, you try to achieve happiness, you try to achieve that state, but only some ideal people achieve it in its truest form, in its purest form, in the form of eudaimonia. Alright? ये बेसिकली मैं बस ऐसे एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि एथिक्स प्लेटो के हिसाब से क्या थे। तो एथिक्स, टू बेसिक थिंग्स, eudaimonia and arte. You achieve arte and then you achieve eudaimonia. To achieve arte, you have to go through the entire process of virtue ethics. Alright? ये क्लियर है? तो अभी प्लेटो के हिसाब से ना 4 इंपॉर्टेंट वर्च्यूज हैं, 4 कार्डिनल वर्च्यूज। क्या है प्लेटो के हिसाब से? 4 कार्डिनल वर्च्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सो बेसिकली आर्टे इज मीन्स टू अचीव यूडेमोनिया। हाँ, प्री रिक्विजिट बोल लीजिए कि मतलब बिना उसके आप वो अल्टीमेट वो अचीव नहीं कर पाएंगे। वही है ना कि मतलब ज्ञान के बिना आप बुद्ध नहीं हो सकते, वैसे ही है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, 4 कार्डिनल वर्च्यूज दिए प्लेटो ने ये बताने के लिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मॉरली गुड लाइफ अगर आपको जीनी है, एक मॉरली गुड लाइफ अगर आपको लीड करनी है, देन यू विल हैव टू हैव दीज 4 कार्डिनल वर्च्यूज। जैसे ये आ जाएगा तो फिर एक गुड लाइफ आ जाएगी। ओके। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल इज ड्राइव फ्रॉम, समझाने के लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ताकि आप समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कार्डो, कार्डो वर्ड से डिराइव्ड है ये। कार्डो का मतलब क्या होता है? कार्डो इज लाइक अ हुक, है ना, हुक होता है ना, किसी चीज में आपने अटका दिया एंड देन यू यू कैन मूव टुवर्ड्स इट, तो एक हुक होता है कार्डो। एक हिंज होता है ना, हिंज होता है ना जिसपे डोर पूरे के पूरे लगे होते हैं, डोर सपोर्टेड होते हैं जिन हिंजेस पे, तो वो कार्डो होता है। तो कार्डिनल वर्च्यूज क्यों? क्योंकि फिर वो एक मॉरली गुड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसकी तरफ लेके जाते हैं आपको। तो इट इज अ हुक टू द मॉरली गुड लाइफ। जितने भी बाकी वर्च्यूज, ऐसे नहीं कि वर्च्यूज मतलब 4 ही हैं, दे आर दी कार्डिनल वर्च्यूज, लेकिन जितने बाकी वर्च्यूज है दे आर समवेयर डिराइव्ड और डिपेंडेंट ऑन देम। ओके। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है? विजडम, सबसे बड़ा, सबसे एनी समथिंग दैट दे ऑलवेज स्ट्राइव फॉर इज विजडम। अब विजडम क्या है? विजडम इज द वर्च्यू ऑफ रीजन, वर्च्यू ऑफ रीजन। तो एक तो विजडम का नाम सुनते सबसे पहले तो समझ में आता है कि हाँ नॉलेज होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो नॉलेज तो है ही है, वो तो बात पक्की हो गई, बट समथिंग मोर देन नॉलेज। सिर्फ नॉलेज होना, नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है ना, नॉलेज और विजडम में। क्या एक इंसान जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली वो एक वाइज इंसान हो गया? नहीं। तो नॉलेज एंड विजडम आर नॉट वन एंड द सेम। नॉलेज जरूरी है, नॉलेज इज अ प्रीरिक्विजिट टू अटेन विजडम, दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इट इज नॉट इनफ, राइट। प्रीलिम्स क्लियर करने की तरह है ये, आईएएस बनने के लिए करना तो पड़ेगा, लेकिन इनफ नहीं है। मेंस क्या है? मेंस इज मास्टरिंग द नॉन रेशनल एलिमेंट्स, मास्टरिंग द नॉन रेशनल एलिमेंट्स। ओके, अभी आगे बताऊंगा। बेसिकली प्लेटो के हिसाब से कोई भी इंसान, कोई भी सेल्फ, उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर इसको बोला गया है, जिसमें एक होता है पैशनेट या फिर पैशंस का पार्ट, एक होता है उसका स्पिरिट या उसकी विल का पार्ट, और एक होता है उसका फिलोसॉफिकल पार्ट, फिलोसॉफिकल पार्ट या फिर रेशनल का पार्ट, रेशन का पार्ट, या फिर इंटेलेक्ट का पार्ट, है ना, पढ़ा था ना हमने त्रिगुणातीत में, त्रिगुणा थ्योरी में पढ़ा था ना ये, सेम चीज एक, राइट। तो ये वैसे ही है ना, इसको क्या बोल सकते हैं? द डायनेमिक पार्ट। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा लिंक्ड है इंडियन इंडियन फिलोसफी में त्रिगुण, और यहाँ पे द 3 पार्ट्स ऑफ द सोल, द 3 पार्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ।
right? It will sound like rajas, sorry, it will sound like tamas, it will sound like rajas, and it will sound like sattva. ठीक है, तो यहां पे प्लेटो वही बोल रहे हैं कि नॉलेज तो आपको आ गया, लेकिन उसके साथ साथ आपको अब इस चीज पे काबू रखना पड़ेगा. यू विल हैव टू कंट्रोल द पैशंस. और क्या कंट्रोल करना पड़ेगा? द स्पिरिट्स. इन दोनों चीजों को जब आप कंट्रोल में रखते हैं नॉलेज के साथ साथ, है ना, द नॉन रेशनल एलिमेंट्स आर पैशन एंड स्पिरिट. जब आप इन दोनों को कंट्रोल में रखोगे तो नॉलेज के साथ साथ आपको विजडम आएगा. ओके, तो फिर वाइज इंसान है कौन प्लेटो के हिसाब से? A wise man is one in whom reason rules over other impulses. कौन हो गया एक वाइज इंसान? जिसमें रीजन रूल करे बाकी इंपल्सेस के ऊपर. अगर ऐसा है तो एक इंसान क्या हो गया? वाइज हो गया. देख रहे हैं आप, वही रीजन की इंपॉर्टेंस सोक्रेटिस से चलती आ रही है, यहां पे भी घूम फिरा के वही आया. क्लियर? दिस इज व्हाट विजडम मेंट. ओके, देन नेक्स्ट इज, चले लिख लिया सबने, करेज. तो समझ गया ना आप, ये वाला जो पार्ट है इससे रिलेटेड कह सकते हैं आपकी वो विजडम हो गया, है ना. विजडम इज द वर्च्यू ऑफ द रीजन. इसका वर्च्यू रीजन हो गया. सेकंड इज द करेज. करेज इज द वर्च्यू ऑफ, किस में आएगा बताइए? करेज पैशन में आएगा, स्पिरिट में आएगा, या फिर रेशन में आएगा? करेज इज द वर्च्यू ऑफ, किस में आएगा? बहुत बढ़िया, स्पिरिट में. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. करेज इज द वर्च्यू ऑफ द स्पिरिटेड एलिमेंट. गुड 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 गुड. हाँ, टोटल 3 तो एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से 2 नॉन रेशनल, 1 रेशनल. रेशनल वाले का तो नाम ही एक तरह से रेशनल है, रीजन, रेशन. ओके, तो करेज प्लेटो के हिसाब से 2 तरीके का हो सकता है, एक फिजिकल करेज और एक मॉरल करेज. फिजिकल करेज, फिजिकल करेज किस तरीके का हो गया? जस्ट गिव मी अ सेकंड. या हाँ, तो एक हो गया आपका फिजिकल करेज. तो फिजिकल करेज इज दैट ऑफ अ सोल्जर, राइट, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है. मॉरल करेज इज दैट ऑफ अ रिफॉर्मर या थिंकर, है ना. इन लोगों का क्या है? मॉरल करेज है. तो आप वॉर में भी करेजियस हो सकते हैं और अपने इंटेलेक्चुअल कन्विक्शंस में भी करेजियस हो सकते हैं. आप वॉर में भी करेजियस हो सकते हैं और अपने इंटेलेक्चुअल कन्विक्शंस में भी करेजियस हो सकते हैं. इंटेलेक्चुअल कन्विक्शंस में भी करेजियस हो सकते हैं. ओके, तो क्या एब्सोल्यूट करेज होना चाहिए या फिर करेज शुड बी लिमिटेड बाय रीजन होना चाहिए? क्या लगता है आपको? एब्सोल्यूट करेज होना चाहिए या करेज लिमिटेड बाय रीजन होना चाहिए? लिमिटेड बाय रीजन होना चाहिए, ऑफ कोर्स, है ना. एब्सोल्यूट करेज तो गलत गलत चीजें भी करवाएगा ना आपसे. तो करेज शुड बी सच दैट इट इज लिमिटेड बाय रीजन. तो जब स्पिरिटेड एलिमेंट इंसान का उसके रीजन से गाइडेड हो, है ना, जो इंटेलेक्ट है, जो रीजन है, उससे गाइडेड हो, तो इंसान क्या कहलाएगा? करेजियस कहलाएगा, ब्रेव कहलाएगा. राइट? क्या बोल रहे हैं? मॉरल करेज एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट कन्फ्लिक्चुअल लग रहा है. कौन सा? मॉरल करेज एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट, इंटेलेक्चुअल कन्विक्शंस. ये तो सोच में करेजियस होना हो गया ना, कि मतलब आप अपने आपके जैसे मान लीजिए कोई आपने सोच लिया, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सोच लिया, है ना. उनको एक आइडिया आ गया ये कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है जो हो रहा है, सती प्रथा गलत है. तो हाउ मच आर यू कन्विक्टेड टुवर्ड्स इट?
आप कितने कन्विक्शन से उसको फॉलो कर रहे हैं, कन्विक्टेड नहीं बोलेंगे, लेकिन आप उसको कितने कन्विक्शन से फॉलो कर पा रहे हैं अपने इंटेलेक्ट को, उस इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन को बोलते हैं मॉरल करेज। अगर सिर्फ वो एक आइडिया लेके बैठ गए होते, अगर उसको परस्यू करने का ना सोचा होता, ना परस्यू किया होता, तो कहां का मॉरल करेज, राइट? अगर एक सोल्जर सिर्फ सोच के बैठ जाए कि लड़ूंगा, जाके लड़े ना, तो कहां का फिजिकल करेज? तो आपने इंटेलेक्चुअल चीजों पे कन्विक्शन दिखाना इज मॉरल करेज। इसलिए वो बोला कि रिफॉर्मर थिंकर्स ये लोग ये चीजें करते हैं। ओके, क्लियर है? फिर तीसरा आपका आता है टेम्परेंस। टेम्परेंस, इसका दूसरा नाम भी होता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल तो सिंपल है, बॉडीली सेटिस्फैक्शन विद इन लिमिट, राइट? बॉडीली सेटिस्फैक्शन विद इन लिमिट। क्या पैशंस खराब चीज है? क्या पैशन शुड ऑलवेज बी कंडेम्ड? नो, ऑफ कोर्स नॉट। अगर इंसान के पास पैशन ही नहीं होगा, इंसान के पास कुछ करने की चाह ही नहीं होगी, तो एक्शन कहां से आएगा? फॉर एक्शन टू हैपन यू नीड पैशन, राइट? तो सेटिस्फाई तो आपको पैशन को भी करना पड़ेगा, है ना? ये क्या है? ये नॉन रेशनल चीज है। अब इसको आप किस चीज से गाइड करोगे, किस चीज से पकड़ के रखोगे ताकि ये भाग ना जाए? किस चीज से इसको रेगुलेट करोगे? रीजन से। तो पैशन शुड बी रेगुलेटेड बाय रीजन, राइट? जब आप आपके पैशन को गाइड करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, तो आपको समझ में आएगा कि अबाउट सेल्फ रेस्ट्रेन। सेल्फ रेस्ट्रेन, इट इज अबाउट मॉडरेशन, राइट? ऐसा नहीं कि कंप्लीट एकदम आपको सिर्फ समाधि में चले जाना है आज और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, नहीं, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन। आपका रेशन जो है, आपके पैशंस जो है, आप जो चाहते हैं, आपको जो लगता है कि आपको सेटिस्फेक्शन देगा, वो रीजन के गाइडेंस में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, तो आप एक बेटर इंसान, एक मॉरल इंसान है, एक एथिकल इंसान है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आपका जो टेम्परेंस है आप में कम है, टेम्परेंस, अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है अपनी बॉडी सेटिस्फेक्शन पे, अपने पैशंस पे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि यू विल गो टू एक्सटेंट दैट आर इमोरल, उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, दिस इज टेम्परेंस। देन, तो ये टेम्परेंस तीसरा एलिमेंट हो गया, समझ में आ गया? सबसे पहला एलिमेंट विजडम, किसका हो गया वो? रीजन का। फिर आपका स्पिरिटेड एलिमेंट का वर्च्यू क्या हो गया? करेज। और अब ये टेम्परेंस किस चीज का वर्च्यू हो जाएगा? पैशंस का। टेम्परेंस इज द वर्च्यू ऑफ पैशंस, या फिर द पैशन एलिमेंट, द एपिटेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं आप उसको। एपिटेटिव एलिमेंट, है ना? एपिटाइट, एपिटेटिव एलिमेंट। अगर रीजन नहीं है तो सिगरेट पीना भी सेटिस्फाइंग लगेगा, क्योंकि बॉडी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उससे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। लेकिन जब वो गाइडेड बाय रीजन हो जाएगा, तब समझ आएगा कि अच्छा नहीं, ठीक है, ये दिस इज समथिंग रॉन्ग। ओके, देन फोर्थ नंबर पे वी हैव जस्टिस। तो तीन एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग तीन हो गए, तो फिर चौथा कहां से आ रहा है? ये किस चीज का वर्च्यू है? जस्टिस इज द वर्च्यू ऑफ द द कंप्लीट सेल्फ। अभी तक हमने तीन वर्च्यूज देखे थे कोरस्पॉन्डिंग टू तीन एलिमेंट्स। यहां पे क्या है? द कंप्लीट सेल्फ, प्रॉपर इंटीग्रेशन, प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्फ। आपके जो तीनों पार्ट हैं वो अगर प्रॉपरली लाइन अप होके, प्रॉपरली इंटीग्रेट होके चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ठीक है। फिर हर 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 पार्ट को क्या करना है? जो फंक्शन उसका है वो परफॉर्म करना है। विजडम, करेज, टेम्परेंस, जब ये हार्मोनियसली टुगेदर एक्ट करेंगे, है ना? हार्मोनियस फंक्शनिंग, हार्मोनियस फंक्शनिंग, जब ये हार्मोनियसली फंक्शन करेंगे, तो
क्या निकल के आएगा? जस्टिस विल इमर्ज एज अ वर्च्यू। ऑलराइट, these are the four cardinal virtues for Plato. तो जस्टिस इनके लिए सबसे क्या हो गया? सबसे सुप्रीम वर्च्यू हो गया। इन कार्डिनल वर्च्यूज में भी सबसे सुप्रीम जस्टिस हो गया, और बाकी तीनों फिर एक एक एलिमेंट के लगा दो। तो प्लेटो के हिसाब से सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता, सोसाइटी के लेवल पे भी ऐसे ही होता है। आप एज अ सोसाइटी क्या मोरालिटी रखते हैं, वो वही तरीके से काम करती है जैसे इंडिविजुअल की काम करती है ना? क्योंकि सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो जो इंडिविजुअल जिस चीज को मान रहा है, जिस चीज को फॉलो कर रहा है, उसी को सोसाइटी भी करती है। क्लियर? तीनों एलिमेंट्स क्लियर है? एपिटेटिव एलिमेंट, द डायनेमिक एलिमेंट, द रेशनल एलिमेंट। लिख लिया सबने ये सब? तो अब जैसे वही हमने गुना थ्योरी में पढ़ा था कि सब में सारे के सारे इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होते, ऐसा नहीं कि 33.3 33.3 33.3 है, ऑब्वियसली, है ना? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। देयर विल बी डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट रेशियोज। तो जिसमें जो पर्टिकुलर रेशियो ज्यादा होता है उसके हिसाब से हमने पढ़ा था, वी स्टडीड द कास्ट डिस्टिंक्शंस उसके हिसाब से, राइट? यहां पे भी वैसा ही है, यहां पे भी वैसा ही है। These there are the guardians, there are the auxiliaries, and there are the civilians. There are the guardians, there are the auxiliaries, and there are the civilians. तो जिसमें आपका रेशनल एलिमेंट डोमिनेट करेगा, वो क्या हो गया? गार्जियंस हो गए, राइट? जैसे कि सोक्रेटिस। फिर आपका जिसमें स्पिरिटेड एलिमेंट डोमिनेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरीज, दे आर द ऑक्सिलरी क्लास। स्पिरिटेड एलिमेंट जिसमें डोमिनेट करेगा। एंड लास्टली द क्लास ऑफ सिविलियंस, उसमें प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, आपके फार्मर, जितने बिजनेसमैन हैं, ब्लैक स्मिथ, फिशरमैन, ट्रेडर, फलाना ढिमाका, कारपेंटर। तो इन सब में, सिविलियंस में बेसिकली क्या ज्यादा होता है? पैशन का एलिमेंट जो है वो डोमिनेट होता है, राइट? ये किस लिए जीते हैं? करेज के लिए। ये मोस्टली किसके लिए जीते हैं? मटेरियल गेन्स के लिए। ओके, एंड देन वी हैव द गार्जियंस और द, ये किसके लिए जीते हैं? द ट्रुथ सीकर्स। ओके, इन्हीं को, इन्हीं लोगों को प्लेटो ने क्या बोला? दे आर द फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग मतलब यही जो क्लास ऑफ पीपल है, यही रूल करने के लिए परफेक्ट है, ना ये लोग ना ये लोग, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट डोमिनेट करता है वो एलिमेंट रूल करने के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको एक सबसे सबसे उत्तम समाज की स्थापना करनी है, देश की स्थापना करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू हैव अ फिलोसोफर किंग, क्योंकि वो सही से गाइड कर पाएगा, क्योंकि उसका जो रेशन है वो उसके स्पिरिट और उसके पैशन के एलिमेंट से बड़ा है। ऑक्सिलरीज में करेज बहुत ज्यादा होता है, राइट? कोई एक्सटर्नल अटैक होने वाला है, कोई इंटरनल डिसऑर्डर होने वाला है, उसके लिए यू नीड द ऑक्सिलरीज, क्योंकि उनमें जो स्पिरिटेड एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, डोमिनेंट होता है। एंड देन द सिविलियंस विद द पैशन वाला एलिमेंट। क्लियर? दिस इज हाउ प्लेटो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर कार्डिनल वर्च्यूज, linked them to the tripartite structure of the self or the soul, and not just in an individual but in a society as well. All right, समझ में आई चीज? Are you clear with this वाला aspect? किसी को कोई डाउट? ऑक्सिलरी सोल्जर क्लास, मिलिट्री क्लास, जो करेज दिखाती है, जो लोग एग्जीक्यूशन में अच्छे होते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटर्स, द मैनेजर्स, द आईपीएस ऑफिसर्स कह लीजिए, द पुलिस ऑफिसर्स, कुछ भी, ये लोग क्या है? ये लोग लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाते हैं, करेजियस होते हैं। सोल्जर्स कह लीजिए, है ना? मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, कुछ भी जो जिनमें करेज वाला जो चीज है वो डोमिनेंट है। लॉज वाली जो चीज है, वो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज की जो चीज है वो डोमिनेंट है ना? इसी के बेसिस पे कहा भी जाता है ना कि अपना एप्टीट्यूड देखो, अपना एप्टीट्यूड देखो,
और उसके हिसाब से अपनी सर्विस का सिलेक्शन करोगे तो जिंदगी भर रहोगे। लोगों का एप्टीट्यूड नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन का, दे स्टिल सिलेक्ट आईएएस एज द टॉप मोस्ट ऑप्शन, तो इसलिए वो परेशान रहते हैं फिर। तो इस तरीके से आप एप्टीट्यूड पे अपना जज कर सकते हो। ये तो थोड़ा बहुत वर्क, हाँ हाँ मैं बोला तो था अभी मैंने स्टार्टिंग में कि वो गुना वर्णा कैसे आया था, मैंने क्या पढ़ाया था कि वर्णा के आने के पीछे जो बहुत सारे कारण बताए जाते हैं उसमें से एक गुना थ्योरी ही है। और सेम चीज यहाँ पे आपको इधर देखने को मिलेगी, शायद मैंने तब भी बताया था कि प्लेटो में भी, आई टेल यू कि ये किस तरीके से होता है। ओके, तो ये हो गया आपका प्लेटो का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, अभी देखिए इसमें ना एक चीज सब में आपको इंपॉर्टेंट दिखेगी कि ये लोग सोसाइटी की बात जरूर कर रहे हैं, स्टेट को जरूर ध्यान में रख रहे हैं। तो आप इसमें ये गलती कभी मत करिएगा समझने की कि इन लोगों के लिए स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लेटो ने तो पूरी की पूरी बुक लिखी है रिपब्लिक नाम से, कैसा क्या एक ड्यूटीज है, एक राजा की क्या ड्यूटीज है, एक प्रजा की, सिटीजन कैसे होने चाहिए, स्टेट कैसे होनी चाहिए, उनके आपस में कैसे इंटरेक्शन होने चाहिए। द स्टेट शुड हेल्प सिटीजन्स थ्राइव एंड द सिटीजन शुड help the state to grow, right? So this is how they always focus, the focus was on having a better society, एक better समाज की स्थापना पे हमेशा फोकस रहा है। और वो क्यों नहीं, मतलब वो बिना इंडिविजुअल के नहीं बन सकती। until and unless you have better individuals, you have good individuals, you have ethical individuals, you cannot form a good society। तो इसीलिए इन लोगों ने उसके रूट पे इस चीज को समझाया। ओके, क्या क्वेश्चंस आए हैं? एपेटेटिव एलिमेंट, एपेटेटिव एलिमेंट मतलब हमारे पैशन जो होते हैं, जो चीजें हम चाहते हैं। एपिटेशन क्या होता है? भूख लगी बर्गर खाना है, भले ही पता है कि नुकसान करेगा, खाना है तो खाना है, दिस इज एपिटेशन। लेकिन रीजन से गाइडेड होगा तो बर्गर नहीं खाओगे, क्योंकि पता है कि नहीं अंदर जाएगा तो खराब करेगा। बस सिंपल। सिगरेट पीनी है ना, तलब लग रही है, सिगरेट पीनी है तो पीनी है, लेकिन रीजन से गाइडेड होगे तो नहीं पियोगे। तो अगर एपिटेशन से गाइडेड होगे तो फिर तो छल्ला बनेगा ही बनेगा, राइट? नहीं होगा तो, रीजन से गाइडेड होगा तो नहीं। समझ में आ रहा है कि वो चीज गलत है, इतना ही है बस एपिटेशन। और क्या है? इज ही प्रमोट इनइक्वालिटी। अब मैंने बोला था ना कि इनको जज मत करो, ये लोग बहुत वो रहे हैं। ही इज नॉट प्रमोटिंग इनइक्वालिटी, ही जस्ट ही वांट्स टू प्रमोट इक्वालिटी, ही वांट्स टू मेक अ सोसाइटी बेटर। वर्ण सिस्टम अपने आप में इनइक्वालिटी कभी नहीं लेके आता था, क्योंकि वो बर्थ बेस्ड नहीं था। समझिए इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या है। वर्ण सिस्टम में इनइक्वालिटी कब आई? जब वो बर्थ बेस्ड कर दिया गया। उससे पहले इट वाज जस्ट अ फॉर्मल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर स्किल्स, योर एप्टीट्यूड एंड देन गेटिंग एम्प्लॉयड अकॉर्डिंगली। उसी हिसाब से बस प्लेटो ये समझा रहे हैं। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड वन, द एनसाइक्लोपीडिक जीनियस, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल द फादर ऑफ मॉडर्न लॉजिक। देखिए, सोक्रेटिस, सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के स्टूडेंट बताएगा कोई? someone who wanted to rule the world? या अलेक्जेंडर द ग्रेट। पता नहीं द ग्रेट तो क्यों बोलते हैं, बट हाँ अलेक्जेंडर। ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। पूरा का पूरा सब कुछ दैट ही न्यू केम फ्रॉम एरिस्टोटल। ओके, तो एरिस्टोटल ने क्या दिया? बहुत मतलब ऐसे बहुत वाइड लिखा है यार, उन्होंने बहुत वाइड लिखा है। आप यू नेम द फील्ड एंड यू विल हैव एरिस्टोटल इन इट। ज्यादातर हर एक ऑप्शनल में लोग एरिस्टोटल को पढ़ते हैं। बॉटनी वाले एरिस्टोटल पढ़ रहे हैं, पीएसआईआर वाले पढ़ रहे हैं, फिलोसफी वाले पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी उठा के देखो, फिजिक्स वाले पढ़ रहे हैं, मैथ्स वाले पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप उठा के देखो आपको एरिस्टोटल मिलेंगे मिलेंगे। सच वाज हिज जीनियस कि वो हर जगह थे। ही रोट अपॉन एवरीथिंग, ही रोट अपॉन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। ही वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई द नॉलेज इनटू डिसिप्लिन्स, है ना। इनसे पहले सिर्फ जैसे प्लेटो ने एक स्कूल की स्थापना की थी, एकेडमी, है ना, तो वहां पे क्या है, वहां पे सिर्फ ऐसे नॉलेज इंपार्ट की जाती थी, डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होते थे, नॉलेज, है ना, रीजन को चर्न अप करना सिखाया जाता था। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट वन हु गिव अस सिस्टमैटिक डिस्टिंक्शन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स कि अच्छा ये चीजें साइंस होती है, ये चीजें बायो होती है, ये चीजें मैथ्स होती हैं, ये चीजें एथिक्स होती है। इट वाज ही हु मेड दिस डिस्टिंक्शन। आज तक वही चीज हम चलाते आ रहे हैं। ओके, तो एरिस्टोटल का जो एथिक्स है उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं हम लोग, निकोमेकियन एथिक्स।
ठीक है, दिस इज द, जैसे यूडेमोनियन एथिक्स था ना, यूडेमोनियन, तो ऐसे एरिस्टोटल के एथिक्स को क्या बोलते हैं हम, निकोमेनियन एथिक्स। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा कलेक्शन है, मतलब जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें एरिस्टोटल ने एथिक्स के ऊपर लिखी है। और बेसिकली कहां से आ रहे हैं, बेसिकली जो एरिस्टोटल के सन थे उनका नाम था निकोमेथस, तो उन्होंने पूरा का पूरा बाद में कंपाइल किया, एडिट किया, और तब वो पूरी जो बुक निकल के आई, दैट वाज निकोमेनियन एथिक्स, है ना, हाउ डू वी ought टू लिव, व्हाट इज गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज निकल के आती है कि एरिस्टोटल हाईली ऐसे फोकस करते हैं इस चीज पे कि देयर आर नो नोन एब्सोल्यूट मॉरल स्टैंडर्ड्स, देयर आर नो नोन एब्सोल्यूट moral standards, there are no known absolute moral standards, and any ethical theory, any ethical theory must be based, must be based and grounded in realities of human life and nature, राइट। क्या मतलब हुआ इसका, कि कोई ऐसे एब्सोल्यूट मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है। मैंने एकदम प्लेटो पढ़ाते हुए पढ़ाया था ना, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जहां पे यूनिवर्सल आइडियाज रखे हुए हैं, उनका आप सिर्फ आप उनको एक पर्टिकुलर तरीके से यूज करते हो, वो आइडियाज ऐसे के ऐसे ही है, एब्सोल्यूट है अपने आप में, यूनिवर्सल है अपने आप में, पढ़ा था एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो वही है कि एरिस्टोटल इस चीज को मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये सब बातें मत करो, ये दूसरी दुनिया फलाना दिमाग का, ये यहाँ पे कोई मिल गया नहीं चल रही, देयर आर नो एब्सोल्यूट मॉरल स्टैंडर्ड्स। जितना भी एथिक्स है, जितना भी एथिक्स है, वो पूरा का पूरा ह्यूमन लाइफ पे बेस करो। ये बताओ मेरे को क्या करना है, मेरे को कैसे करना है। ये बड़ी बड़ी बात मत फेंको यहाँ पे कि नहीं अच्छे बड़े बड़े मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो कहीं दूसरी दुनिया में बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जादू नहीं है यहाँ पे। बेस योर एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ एंड नेचर, इंसान का नेचर कैसा है, इंसान की साइकोलॉजी कैसी है, उसमें अपने एथिक्स को बेस करो तो जाने। यहाँ पे ये नहीं कि ये दुनिया क्या, वो ये दुनिया क्या, वो दुनिया क्या, अल्टीमेट पर्पस क्या है इंसान की जिंदगी का, ये बताओ। सोचो आप, इन्होंने एथिक्स को प्रैक्टिकल साइंसेस के अंदर रखा था, एथिक्स को प्रैक्टिकल साइंसेस के डिसिप्लिन के अंदर रखा था इन्होंने, कि प्रैक्टिकल भी है और साइंस तो है ही, है ना। किस चीज के अंदर रखा था, प्रैक्टिकल साइंसेस, प्रैक्टिकल साइंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एरिस्टोटल को समझ जाओगे यही से ही। क्यों ऐसा, द कंसर्न ऑफ एथिक्स, द कंसर्न ऑफ एथिक्स एज पर एरिस्टोटल इज नॉट knowledge for its own sake, for its own sake, rather the purpose, rather the purpose of application। क्लियर, सिर्फ नॉलेज ले लेना एथिकल हो जाना नहीं है भैया। सबसे पहले दिन भी, पहले दूसरी क्लास में मैंने ये वाली बात बोली थी कि सिर्फ बुक्स में अगर एथिक्स है तो कोई एथिक्स नहीं है, एप्लीकेशन होना चाहिए उस नॉलेज का, उस एथिकल नॉलेज का एप्लीकेशन होना चाहिए, तब जाके कहीं आप कह सकते हो कि आप एक एथिकल प्राणी हो। आप सारे दिन एकेडमी में बैठे रहो और एथिक्स पे बात करते हो तो आप एथिकल नहीं हो जाओगे। ओके, फिर एक चीज आती है टीलियोलॉजी, टीलियोलॉजी, टीलियोलॉजी क्या होती है, बेसिकली टिलोस वर्ड से आता है, जिसका मतलब ऐसे होता है कि कोई एम, कोई गोल, कोई एंड, है ना, कोई एंड टू अचीव, ये आपकी टीलियोलॉजी, जहां पे आपके पास कोई एम होता है अचीव करने के लिए, कोई पर्पस होता है फुलफिल करने के लिए, टिलोस एंड गोल। ठीक है, तो एरिस्टोटल के हिसाब से जिंदगी मिली है तो इसका क्या, इसके इसके पीछे क्या रीजन है या फिर क्या गोल है, टू रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल, आवर फुल पोटेंशियल एज रेशनल बीइंग्स, एज रेशनल बीइंग्स, रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल एज रेशनल बीइंग्स। क्या मतलब हुआ इसका, सोक्रेटिस ने बोला था कि मैन जो है, ह्यूमन जो है, वो एक रेशनल एनिमल है। हम ये तो याद रख लेते हैं कि सोशल एनिमल बोल के चला गया, रेशनल एनिमल याद नहीं रखते हैं। फिर यूपीएससी उसी पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरडिपेंडेंस है क्या है। क्या बोला एरिस्टोटल ने कि मैन ह्यूमन, ह्यूमन इज अ रेशनल एनिमल,
और रेशनल एनिमल क्या करेगा, उसके पास रेशन है, उस रेशन को यूज करेगा। हर एक ह्यूमन बीइंग के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियलिटी होती है एस्ट्रोटल के हिसाब से। जैसे एक बीज है ना, बीज, उसके अंदर पोटेंशियलिटी है ना कि वो एक दिन पेड़ बनेगा। आज तो छोटा सा है, लेकिन एक दिन बनेगा पेड़, वो पोटेंशियलिटी है उसके अंदर। सेम बात एरिस्टोटल इंसान के लिए बोलते हैं कि हर इंसान में, हर चीज में पोटेंशियलिटी है। अगर आप उस पोटेंशियलिटी को अचीव करना चाहते हैं, कर पा रहे हैं, तो फिर देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। वो अल्टीमेट एम आप अचीव कर लेंगे। ओके, तो क्या हो गया अल्टीमेट गोल इनके लिए भी? वही हैप्पीनेस। हैप्पीनेस अल्टीमेट टेलोस है, अल्टीमेट गोल है, उसी की तरफ तरफ आप काम करेंगे। तो देखो, कुछ भी, कोई भी एक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे पहले वाई लगा लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टिलोस का मतलब क्या होता है ना। वाई डू यू गो टू द जिम? तो बोलेगा कोई फिट होने के लिए। फिर पूछेगा वाई डू यू वांट टू बी फिटर? तो मान लो आप बोलेगे हेल्दी होने के लिए। फिर कोई बोलेगा कि अच्छा हेल्दी, वाई डू वांट टू बी हेल्दी? तो बोलेगा कि टू लाइक हैव अ लॉन्ग एंड एनर्जेटिक लाइफ। लॉन्ग एंड एनर्जेटिक लाइफ। फिर पूछेगा व्हाई डू यू वांट टू हैव अ लॉन्ग एंड एनर्जेटिक लाइफ? फिर क्या बोलोगे कि इट मेक्स लाइफ हैप्पी। फिर पूछेगा व्हाई डू यू वांट टू बी हैप्पी? तो यहां पे आने के बाद, यहां पे आने के बाद आपका आंसर आएगा लास्ट में कि आई जस्ट डू। आई जस्ट डू। जहां पे आप इस वाई का आंसर ना कर पाओ, वही है आपका अल्टीमेट एम। तो अल्टीमेट एम इज नथिंग बट हैप्पीनेस। इसी को आप एरिस्टोटल की कोजेशन थ्योरी से भी समझ सकते हो। कोजेशन थ्योरी जो क्या बोलती है कि एवरी इफेक्ट हैज अ कोज। हर चीज का कुछ ना कुछ कोज होता है ना। ये काम हुआ, ये इस वजह से हुआ, ये काम इस वजह से, ये काम इस वजह से। अल्टीमेटली देयर विल बी समथिंग जो किसी भी वजह से नहीं हो रही है, एंड दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। ओके, हर चीज किसी ना किसी दूसरी चीज की वजह से है। आप आज पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आईएएस बनना है, क्यों बनना है, क्या सपना था, क्या हुआ था बचपन में, ऐसा फलाना ढिमाका फलाना ढिमाका। आखिर में जाके देयर बी समथिंग लेफ्ट। दिस समथिंग इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। ओके, तो एथिक्स को इस ये क्यों पढ़ा रहा हूं, टेलोस कोजल थ्योरी क्यों बता रहा हूं? बिकॉज इट गिव्स एथिक्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। इट गिव्स एथिक्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। किस तरफ आगे बढ़े, किस तरफ अपने नेचर को समझ के किस तरफ आगे जाए। ओके, यही आपके टिलोस की इंपॉर्टेंस है। जो आपका टिलोस है, जो आपका अल्टीमेट कोर्स है, आप उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे, एंड देन ऑब्वियसली यू आर ऑन द राइट पाथ। क्लियर? और क्या गोल है एथिक्स का? ऑब्वियस सी बात है, अल्टीमेट एम, अल्टीमेट टिलोस मैंने क्या बोला था, हैप्पीनेस, है ना। तो एथिक्स का गोल क्या हो जाएगा? द गोल ऑफ द एथिक्स इज टू डिटरमाइन डिटरमाइन हाउ बेस्ट टू अचीव हैप्पीनेस, हाउ टू अचीव इट, हाउ टू अचीव इट, हाउ टू अचीव हैप्पीनेस। यही आपका अल्टीमेट क्वेश्चन, आपका अल्टीमेट इशू होना चाहिए, आपका अल्टीमेट कंसर्न होना चाहिए। ओके, फिर एरिस्टोटल का एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हम बार बार लिख के आते हैं आंसर्स में, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ये भी वही आपका निकोमेनियन एथिक्स में मिलता है। तो दो तरीके के जस्टिस होते हैं एरिस्टोटल के हिसाब से। दो तरीके के जस्टिस होते हैं। एक है आपका जनरल जस्टिस, जिसको आप यूनिवर्सल जस्टिस भी बोलते हैं। जनरल या फिर यूनिवर्सल जस्टिस भी बोलते हैं जिसको। और दूसरी तरफ क्या है आपका पर्टिकुलर जस्टिस। पर्टिकुलर जस्टिस भी दो तरीके का है। क्या क्या तरीके हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेक्टिफिकेटरी। रेक्टिफिकेटरी, ये दो तरीके के आपके क्या हो गए? जस्टिस हो गए। पर्टिकुलर जस्टिस, तो इसमें सबसे ऊपर वाला जनरल, जनरल जस्टिस क्या है? तो दिस इज नथिंग बट इन रिलेशन टू अदर्स, इन रिलेशन टू पीपल।
इन रिलेशन टू पीपल। क्या मीनिंग हुआ इसका? कि कोई भी जो इंसान है, जस्ट इंसान, कोई भी जस्ट इंसान क्या करेगा, वो बाकी लोगों से प्रॉपरली और फेयरली डील करेगा, है ना। लाइंग, चीटिंग, ये सब चीजें उसके लिए मायने नहीं रखेंगी। तो इट इज जनरल जस्टिस, जनरल, है ना, सब लोगों के लिए, जनरल, आम जनता के लिए, मैंगो पीपल। और दूसरा था आपका पर्टिकुलर जस्टिस। तो उसमें सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, नाम से पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एथिक्स। ओके। और दूसरा फिर आपका क्या हो जाएगा, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। तो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस तब बताऊंगा जब मैं आपको कैपिटल पनिशमेंट समझाऊंगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए एक और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या है कि आपने जो अमीर लोगों का पैसा है वो उठा के आपने गरीब जनता में बांट दिया, है ना, मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी को दे दिया कि भाई नहीं, तुम्हारा जो रिसोर्स है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुमने जिस रिसोर्स को लेके तुम सांस भी ले रहे हो तो वो जनता की है, वो पूरे समाज की है। तो ये मत सोचो कि तुमने प्रॉफिट बनाया तो वो सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, यू शुड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। रेक्टिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है ना, रेक्टिफाई करना किसी चीज को, सही करना किसी चीज को। तो जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से गेन और लॉस हुआ है लोगों के बीच में, है ना, ये जो इनजस्टिस हुआ है लोगों के बीच में, इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। ओके। जैसे मान लो किसी ने चोरी कर ली, तो गेन और लॉस हो गया ना। एक दिन कोई आया मेरे मेरे घर से मान लो चोरी करके ले गए, तो लॉस और गेन हो गया। तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना, तो वो रेक्टिफाई करने के लिए कोर्ट्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, इतना सिंपल है। कितना कितना तोड़ दिया इसको, एक चीज को, जस्टिस को, कि सिर्फ इट इज जस्ट अबाउट गेन एंड लॉस, गेन एंड लॉस है बस, उसका आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन करना है। तो एक इंसान को गेन हुआ, एक को लॉस हुआ, इसको आपने बैलेंस आउट कर दिया, आपका जस्टिस हो गया, बस। ओके। डीपीएसपी कैन बी सेड टू बी अ स्टेप इन द रेक्टिफिकेशन जस्टिस। नहीं, नोट एग्जैक्टली, डीपीएसपी इज मोर अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की तरफ भी इंक्लाइंड है वो तो, सब्सटैंटिव जस्टिस की तरफ भी है, प्रोसीजरल जस्टिस की तरफ भी है। रेक्टिफिकेशन जस्टिस तो आपका नॉर्मल तरह का जस्टिस हो गया कि जहां पे ऐसे कुछ गेन्स और लॉसेस को ठीक करना हो। ऐसे बोलोगे तो ऐसे बोल सकते हो कि वेल्थ मीन्स मनी, हाँ यहाँ पे तो वही हो जाएगा, वेल्थ मनी हो गया, पावर भी एक तरह से हो जाएगा थोड़ा बहुत, बट हाँ मेनली मनी। ओके। तो अभी देखिए इसमें फिर ये इस कॉन्सेप्ट के बाद ना इसको एरिस्टोटल रिलेट करके बताते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मीन से। डॉक्ट्रिन ऑफ मीन। तो एरिस्टोटल की एक बहुत बहुत सही सी चीज है, वर्च्यूज एग्जिस्ट एज अ मीन स्टेट, एज अ मीन स्टेट बिटवीन द विशियस एक्सट्रीम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक तरफ तो हो गया बिल्कुल ही कावर्ड हो जाना, एक तरफ हो गया बिल्कुल रैश हो जाना, और इसके बीच में क्या पड़ेगा, करेज। क्लियर। एक तरफ हो गया ग्रीडी हो जाना, एक तरफ हो गया बिल्कुल स्लोथी हो जाना कि कुछ कर ही नहीं रहे हो, उठ के खा ही नहीं रहे हो कुछ। इसके बीच में क्या आ गया, एम्बिशन। तो इस तरीके से एरिस्टोटल चीज समझा रहे हैं कि दो एक्सट्रीम चीजें हो सकती हैं, उनके बीच का सही रास्ता अगर आप निकाल पाओ, अगर आप एक प्लान डिसाइड कर पाओ, एक डिवाइस कर पाओ, तो उसी को बोलते हैं हम गोल्डन मीन। गोल्डन मीन।
ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिस्टोटल्स गोल्डन मीन। बस यही जो बताया अभी, दोनों एक्सट्रीम, यही यही जो लाइन है यही यही, फिर जो वर्च्यू है दैट इज वर्च्यू एग्जिस्ट्स एट गोल्डन मीन, बस यही है पूरा। ओके, एक तरफ किसी वर्च्यू का बिल्कुल डेफिशिएंसी, एक तरफ किसी वर्च्यू की एक्सेसिवनेस, उसके बीच में गोल्डन मीन, यहाँ पे वो वर्च्यू एग्जिस्ट करती है इन इट्स राइट फॉर्म। वो पढ़ा होगा ना आपने, पढ़ाऊंगा मैं बुद्धा में मध्यम मार्ग, वैसा ही है। एक मध्यम मार्ग निकाल लिया ना दो खराब खराब सी चीजों के बीच में, या फिर दो एक्सट्रीम्स के बीच में एक मध्यम मार्ग निकाल लिया, तो वैसा सही है गोल्डन मीन। ओके, फिर एरिस्टोटल के बाद जो फिलॉसफी है, जो आपकी चलती आ रही थी इतने लंबे टाइम से, उसने एक झटका लिया। बहुत साल तक, बहुत समय तक डार्क एजेस रहे फिलॉसफी में, खासकर एथिकल फिलॉसफी में कोई भी अच्छा थिंकर नहीं आया, कोई भी अच्छा थिंकर नहीं आया, और इसीलिए हम सीधा एंशिएंट में एरिस्टोटल से कहां कूदना पड़ता है, हमें मिडिएवल फिलॉसफी पे आना पड़ता है, सीधा 5th सेंचुरी पे आना पड़ता है। फ्रॉम एरिस्टोटल वी हैव टू जंप टुवर्ड्स 5th सेंचुरी, और वहां पे भी कुछ ज्यादा कुछ आया नहीं, वहां पे भी ऐसे मिडिवल थिंकर्स थे, ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनास, एंसेलम, रोजर बेकन, लेकिन इन्होंने भी कुछ ऐसे कुछ खास पढ़ाया नहीं, कुछ खास बताया नहीं, बेसिक वही इनका भी कुछ कुछ स्टफ है। लेकिन इसके बाद जब हम मॉडर्न थिंकिंग पे आएंगे, जब हम कंटेम्प्रेरी थिंकर्स पे आएंगे, तब हमारा काफी कुछ हमें जानने को मिलेगा। ओके, ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ओके, इसके बाद आपकी मिडाइवल फिलोसफी, उसमें हम पहले देख लेते हैं ऑगस्टीन को, सेंट ऑगस्टीन। ठीक है, अभी इनका क्या है ना, सेंट ऑगस्टीन भी और थॉमस एक्विनास पढ़ेंगे, वो भी सेंट थे, तो ये लोग सेंट है। तो सेंट जो है उसको पहले से कहीं ना कहीं गॉड का बायस है, तो उसके लिए हर चीज आके कहां टिक जाएगी, भगवान पे टिक जाएगी। तो देवर मेनली इन्वॉल्व इन द डिबेट ऑफ एथीस्ट वर्सेस थीस्ट। कोई एथीस्ट आके बोलेगा कि तुम्हारा भगवान तो ऐसा, तुम्हारा भगवान तो वैसा, और ये लोग डिफेंड करेंगे। तो जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट चलता आता है, सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट वो है प्रॉब्लम ऑफ इविल। प्रॉब्लम ऑफ इविल, अभी समझो कि प्रॉब्लम है क्या पहले, तब फिर बताता हूं कि ऑगस्टीन वगैरह ने इस पे क्या बोला। बेसिकली जो एथीस्ट लोग हैं, वो आके क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा भगवान इतना बेनिवलेंट है, इतना अच्छा है, इतना बड़ा है, इतना महान है, ये है वो है, फिर इस दुनिया में पाप क्यों है, इविल क्यों है, गलत काम क्यों है, क्यों एक इंसान दूसरे इंसान को स्लेव बना के रख रहा है, क्यों एक इंसान दूसरे इंसान को जिंदा जला दे रहा है, क्यों एक इंसान दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी हड़पना चाह रहा है। अगर तुम्हारे भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, तुम्हारे भगवान ने ही सब कुछ चीजें डिजाइन की हैं, डिवाइस की हैं, तो इविल कहां से आ गया? क्या भगवान के बनाने में कुछ फॉल्ट आ गया? इस इविल का सोर्स क्या था? आप बोलते हो सारी दुनिया भगवान से निकली है, क्या इविल भी भगवान से निकला है? इविल भी भगवान के अंदर ही था। भगवान को जब, चलो ठीक है, हम कह रहे हैं कि बनाने में कुछ गड़बड़ हो भी गई, चलो कुछ हो गया, इविल आ गया, उसे हटा क्यों नहीं पा रहा भगवान? क्यों ऐसे लोग नहीं बनाए जो रेशन से ही काम ले? क्यों ये लिमिटेशन बन गई? दिस इज द डिबेट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इविल। इसको आंसर करने के लिए, इस प्रॉब्लम ऑफ इविल को आंसर करने के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, सबके बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं। ऑगस्टीन का मैं एक आर्गुमेंट बताता हूं आपको। ही सेड दैट इट वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। फ्री विल क्या मतलब हुआ इसका? कि जो भगवान है उसने ह्यूमन बीइंग्स को रेशनल क्रीचर्स की तरह बनाया है ना, रेशनैलिटी दी है। आप बैठ के बता सकते हो क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। आप ही तो आइडेंटिफाई कर रहे हो ना कि भाई ये इविल है एक चीज, है ना, ये क्यों है? कैसे आपको पता कि वो चीज इविल है? समझिए बात को, मान लीजिए आप ऐसे बोल रहे हो कि सिगरेट पीना गलत है ना, इट इज एन इविल, सिगरेट पीना। तो आपसे सामने वाला पूछेगा ना, भाई तुझे कैसे पता? तो फिर आप उसे बताओगे कि भाई देख देख ऐसे ना लैब से पता है, और इसमें ऐसे कैंसर हो जाता है, फलाना दिमाग का ये सब हो जाता है। तब सामने वाले को समझ आया। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि रेशनैलिटी थी। आप ये चीज देख के पता है कैसे कर पाए कि हाँ कोई चीज गलत है या सही है? दिस इज बिकॉज गॉड ने आपको रेशनैलिटी प्रोवाइड करी है। उस रेशनैलिटी से ही आपका फ्री विल निकल के आता है कि आप अपने रेशन के हिसाब पे
हिसाब से बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर, इन्फ्लुएंसेस, इश्यूज के सही डिसीजन ले सको। क्लियर? तो ये है ऑगस्टीन का आर्गुमेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। तो एक ये होता है कि जैसे प्रॉब्लम ऑफ इविल वाले पूछते हैं, तो अच्छा मतलब जैसे मान लो तुम बोल रहे हो कि हाँ सब कुछ भगवान करवा रहे हैं, सब कुछ भगवान से निकला हुआ है, सब उसी की मर्जी से हो रहा है, सब वो जानते हैं पहले से ही, तो मैं कुछ भी गलत कर दूं फिर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थोड़ी है, मुझे तो भगवान कह रहे हैं वो करने के लिए, मुझे तो भगवान ने वैसे डिजाइन किया, रोक लेते। भाई आपने कल को एक रोबोट बनाया, वो रोबोट जाके किसी के मार दे चाटा, है ना, घूम के नीचे गिर जाए वो इंसान, इतना जोर का मारे, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उस पर, या वो रोबोट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑब्वियसली इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो वैसे वो लोग बोल रहे हैं कि ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर मैं अगर कुछ भी गलत कर रहा हूं तो सिंपल। देन ऑब्वियसली इट विल बी लाइक कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक फ्री एजेंट हैं, क्योंकि आप एक फ्री विल से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप एक रेशनली गाइडेड डिसीजन ले रहे हैं, तो आप सही जा रहे हैं। ओके यही है, दिस इज व्हाट ऑगस्टीन टॉक्ड अबाउट। फिर एक वो गांधी वाली थ्योरी भी है, लव गॉड इज टू लव ट्रूथ, लेकिन ये सब उतना इंपॉर्टेंट कुछ खास है नहीं। ओके तो इसके बाद है आपका थॉमस एक्विनास। इतने था ऑगस्टीन के बारे में। ही वाज अ रिलीजियस थिंकर, रिलीजियस फिलोसोफर। ही टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इविल एंड ही सेड दैट गॉड हैज प्रोवाइडेड पीपल विद फ्री विल, गॉड हैज प्रोवाइडेड पीपल विद रेशनैलिटी। हाँ हाँ लिखते हैं चलिए, ऑगस्टीन के बारे में लिख लेते हैं। बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट, biggest argument presented by atheists in front of Augustine was problem of evil. Augustine answers it. Augustine answers it based on concept of free will. Okay, it is based on the concept of free will. God created human beings as rational creatures, as rational creatures, right? He gave them the knowledge to distinguish between good and bad and the freedom to choose. क्या दिया गॉड ने इंडिविजुअल्स को, ह्यूमन बीइंग्स को? द नॉलेज टू चूज बिटवीन गुड एंड बैड and the freedom to choose. ओके तो अगर इसके बाद इंसान कुछ भी करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान पे ही है। लिख लीजिए फटाफट से। फ्री विल समझ गए ना? मैं अपने आप से जो काम करूं, मेरे से करवाया नहीं जा रहा हूं, है ना, अपने रीजन से, अपने रेशनल से, जिस भी तरीके से मैं वो काम कर रहा हूं, दैट इज फ्री विल। मनमोजी आदमी। लिख लिया सबने? कैन आई रेज इट? ओके एक दो लाइंस फिर हम, इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम एक्विनास के बारे में देख लेते हैं, थॉमस एक्विनास के बारे में। आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। एक्विनास, थॉमस एक्विनास, अगेन सेंट थॉमस एक्विनास।
तो इन्होंने भी आए, सबसे पहले आते इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो 4 कार्डिनल वर्च्यू होते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना सब कुछ प्लेटो प्लेटो चलेगा। 4 कार्डिनल वर्च्यू होते हैं, तो टेम्परेंस सही है, जस्टिस सही है, फोर्टिट्यूड वॉटिट्यूड सही है, प्रूडेंस होता है ना। प्रूडेंस क्या बताएगा, प्रूडेंस का मतलब बताओ चलो। प्रूडेंस, टेम्परेंस, जस्टिस, फोर्टिट्यूड। हाँ जी, प्रूडेंस का मतलब बताओ। फोर्टिट्यूड या फिर करेज आ जाएगा यहाँ पे। तो ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया हमने, प्रूडेंस की बात है। बताइए जी, प्रूडेंस का मतलब बताइए। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा। प्रूडेंस इज क्लोज टू विजडम। प्रूडेंस इज क्लोज टू विजडम। ऐसे भी देख लो ना यार, एक फोर्टी, एक करेज आ गया, जस्टिस आ गया, टेम्परेंस आ गया, बचा क्या, विजडम ही तो बचा। बस उसको ऐसे थोड़ा पलट के प्रूडेंस कर दिया। कैसे एक्शन लेना है, किस तरीके का लेना है, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सोच के, नाप तोल के, समझ के, है ना, विवेक से, संयम से लिया गया एक्शन इज प्रूडेंट एक्शन, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं उसको प्लेटो वाली चीज को ही बैक करते हुए हमें दिखते हैं। फिर क्योंकि ये क्रिश्चियन थे तो इनका हल्का सा वहां पे एक वो रहता है कि जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो भी करेजियस हो सकते हैं, लेकिन वो चैरिटी नहीं कर सकते। जो चैरिटी करेगा करेज होके, वो सिर्फ एक क्रिश्चियन ही करेगा। तो वो उनका अपना पर्सनल बायस है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इनकी एक लाइन है ऐसे, वो मतलब कभी कभी यूज भी कर सकते हैं, ऐसे ग्रीड पे जब भी आता है तो हम सिर्फ गांधी जी की लाइन यूज करते हैं। तो हम एक्विनास की भी एक लाइन यूज कर सकते हैं कि ग्रीड इज अ सिन अगेंस्ट गॉड, है ना, ग्रीड इज अ सिन अगेंस्ट गॉड। ओके, ग्रीड क्या हो गया, सिन अगेंस्ट गॉड। और आपका लव क्या हो गया इनके लिए, टू विल द गुड ऑफ अनदर। ओके, this is what we talk about when we talk about medieval thinkers। लिख लीजिए फटाफट। क्रिश्चियनिटी में है भी ना बहुत ज्यादा, कि मतलब नहीं आप देखो आपके ह्यूमन बी आपके फेलो ह्यूमन बीइंग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, अगर कुछ दिक्कत है तो उनकी दिक्कतें दूर करो, यही भगवान को सर्व करना है। तो उसी से निकल के आ रहा है ये भी। क्लियर। बाकी कल कर ले, कि चले मॉडर्न मॉडर्न वाली पे। ओके, ठीक है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डॉन्टिंग होता है। कौन सा आयुषी, लव वाला, जो लव वाला कोट है वो बोल रहे हैं आप? हाँ, तो एक्वाइनाज ने उन्होंने डिफाइन किया था कि लव, डिफाइंड लव एज टू विल द गुड ऑफ अनदर। अगर आप ये चाह रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप इस चीज में विश्वास रखते हैं कि सामने वाले का भला हो जाए, उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए, ये सोचना, इस चीज में विश्वास रखना इज टू लव योर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। है ना, कोई सामने वाला दुख दर्द से गुजर रहा है तो आप ये सोच रहे हो कि उसका दुख दर्द दूर हो जाए। कोई सामने वाला गरीबी से गुजर रहा है, आप ये सोच रहे हो उसकी गरीबी दूर हो जाए। कोई सामने वाला किसी बीमारी से जूझ रहा है, आप ये सोच रहे हो कि उसकी बीमारी दूर हो जाए, और आप उसको करने में हेल्प कर रहे हो। दिस इज वॉट लव मीन्स। लविंग योर फेलो ह्यूमन बीइंग्स इज टू लव गॉड। ये क्रिश्चियनिटी का बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। उसी से निकल के आपका थॉमस एक्विनास का आया है कि टू विल द गुड ऑफ अनदर। ठीक है, तो हमने आज आपके एंशिएंट ग्रीस की ट्रिनिटी और थोड़ा सा मिडाइवल देख लिया। मिडाइवल वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फ्रॉम टुमारो वी टर्न आवर पेजेस टुवर्ड्स मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी। कल ये मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी तो खत्म करेंगे करेंगे, इंडियन का भी कल ही बताऊंगा काफी सारा। एटलीस्ट मॉडर्न तो खत्म करेंगे, और परसों फिर हम इंडियन वीडियन खत्म करके इस टॉपिक को निपटा देंगे। ओके, थोड़ा स्लोली लेके चल रहा हूँ ताकि ये चीजें दिमाग में बैठती जाए। तो डोंट वरी अबाउट इट, फिर बाद में लिखने में दिस विल हेल्प यू। चलिए, आई विल सी यू ऑल टुमारो। थोड़ा सा ये टॉपिक हल्का सा डॉन्टिंग लग सकता है, प्लीज बियर विद दैट। आई ट्राई टू मेक इट एज
अंडरस्टैंडेबल एज पॉसिबल, जितना अंडरस्टैंडिंग हो सकता है बिल्ड करने की कोशिश करूंगा, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक थोड़ा सा आपका डॉन्टिंग लग सकता है।